नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के एमसीक्यूज को। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए। इस सीरीज के 7 पार्ट होंगे। प्रत्येक वीडियो में 50 एमसीक्यूज होंगे। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डाउट आया था मुस्कान मालविया की तरफ से कंप्यूटर्स की पीढ़ियों के बारे में। तो कंप्यूटर्स की 5 पीढ़ियां होती हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से 56 तक, उसके बाद दूसरी पीढ़ी 56 से 63 तक, तीसरी 64 से 71 तक और चौथी पीढ़ी 71 से प्रारंभ होकर आज तक चल रही है। अभी 5वीं पीढ़ी विकसित की जा रही है, विकसित हुई नहीं है, विकसित करने का प्रयास चल रहा है। चलिए, आई होप आप समझे होंगे। 251 डैश एक गतिविधि है जो तब होती है जब साइबर अपराधी किसी डेटा स्रोत में घुसपैठ करते हैं और संवेदनशील जानकारी को छीन लेते हैं या बदल देते हैं। डी नंबर, डेटा उल्लंघन। 252 इनमें से कौन सा कदम डेटा उल्लंघन में साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? सी नंबर, बग्स को ठीक करना। ये प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है। जो साइबर अपराधी है वह बग्स को ठीक नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि कई बार इन्हीं प्रॉब्लम्स या बग्स का उपयोग करके ही जो डेटा है उसकी चोरी कर लेते हैं। इससे उन्हें मदद मिलती है। 253 अधिकांश मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा किस प्रकार का डेटा चुराया जाता है? आंसर है ए नंबर, डेटा जो उनके बेचने के बाद भुगतान किया जाएगा। ऐसा डेटा ही साइबर अपराधी चुराते हैं जिसको वो बेच के पैसा कमा सकें। 254 कौन सी कंपनियां और संगठन डेटा चोरी के लिए हमलावरों का प्रमुख लक्ष्य नहीं बनते हैं? डी नंबर, गैर सरकारी संगठन। एनजीओ क्योंकि इनके पास उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है हैकर्स के पास कि एनजीओ पे अटैक करके वह कुछ ऐसा डेटा चुराएं जो उनके लिए बहुत लाभदायक हो, जिसे बेचकर वो पैसे कमा सकें। इसलिए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को वो अटैक नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर सरकारी संगठन। 255 डैश आपको एक यूएसबी देगा जिसमें डैश होगा जो पृष्ठभूमि में आपके सिस्टम का नियंत्रण लेगा। ए नंबर, हमलावर ट्रोजन। चलिए इससे दोबारा पढ़ते हैं। हमलावर आपको एक यूएसबी देगा जिसमें ट्रोजन होगा जो पृष्ठभूमि में आपके सिस्टम का नियंत्रण लेगा। जो हैकर है, जो अपराधी है, जो हमलावर है, उसने आपको एक यूएसबी दी, जिस यूएसबी के अंदर जो वायरस है, मालवेयर है, उसका नाम रखा गया ट्रोजन। यह एक प्रकार होता है मालवेयर्स का। तो ट्रोजन मालवेयर की सहायता से आपका जो डिवाइस है उसको उसने नियंत्रित कर लिया, क्योंकि बैकग्राउंड में वो सॉफ्टवेयर ऑन हो गया जिसने पूरा आपके डिवाइस को कैप्चर कर लिया। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 256 एक हमलावर जो आपकी फर्म का कर्मचारी है आपके सिस्टम पासवर्ड को जानने के लिए डैश कर सकता है। सी नंबर, शोल्डर सर्फिंग करना। देखिए, एक कंपनी में आप काम करते हो, आप उसके कर्मचारी हो, आप उस कंपनी के लिए बहुत ईमानदार हो, आपके पास कोई ज़रूरी पासवर्ड है। उसी कंपनी में एक और व्यक्ति काम करता है जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, जो बुरे कार्यों के लिए संलग्न है उस कंपनी में। तो वह आपका पासवर्ड जानने के लिए क्या कर सकता है? तो सी नंबर, शोल्डर सर्फिंग कर सकता है। 257 आप किसी गोपनीय फाइल को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। डस्टबिन की बात कर रहा है या रिसाइकल बिन। आप किसी गोपनीय फाइल को कूड़ेदान में फेंक सकते हैं जिसमें आपका कुछ निजी डेटा हो। हैकर डैश तकनीक का उपयोग करके उस फेंकी हुई फाइल से भी आपका डेटा ले सकते हैं। ए नंबर, डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग में जैसे आपने कोई अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को रिसाइकल बिन में डाल दिया, डिलीट करने के लिए बिन में डाल दिया, तो हैकर वहां से भी आपका डाटा निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी वो जो फाइलें नॉर्मल ऊपर पड़ी हुई हैं उन्हें ही देख सकते हैं, आपने जो डिलीट कर दी उन्हें भी निकाल सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा? डंपस्टर ड्राइविंग द्वारा। चलिए, 258 डैश आपकी सभी सिस्टम फाइलों को एनक्रिप्ट करेगा और सभी फाइलों को डिक्रिप्ट करने और सिस्टम को अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती का भुगतान करने के लिए कहेगा। बी नंबर, रैनसमवेयर। इसके बारे में मैंने बहुत समय पहले न्यूज़ में सुना था, मुझे नहीं लगा था कि ये कभी हमें पढ़ने को मिलेगा। रैनसमवेयर एक ऐसा वायरस होता है
जो आपके कंप्यूटर में आ गया किसी तरीके से। अब आपके कंप्यूटर में आने के बाद ये क्या कर देगा, आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा। आपके कंप्यूटर में जो ज़रूरी फाइलें हैं उन्हें लॉक कर देगा। ये हो सकता है आपके पूरे कंप्यूटर को ही लॉक कर दे, और उस पे एक मैसेज दिखेगा अगर आप इस फाइल को अनलॉक करना चाहते हो, डीक्रिप्ट, अनलॉक यानी डीक्रिप्ट करना चाहते हो, तो आप ये विधि का उपयोग करो, यहाँ जाओ और इसको इतने धन आप दे दो। अब धन जो लेता है वो धन, उस धन को डिजिटली वो पे करता है फ़ोन पे, गूगल पे से, तो कॉमन सी बात है वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो धन भी क्रिप्टो माँगता है। तो हैकर कुछ गतिविधियों के द्वारा आपके डिवाइस को लॉक कर देता है, जिसे आप एनक्रिप्ट बोलोगे, और डीक्रिप्ट, अनलॉक करने के आपसे पैसे माँगता है। तो वह कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है ये सब गतिविधि को पूर्ण करने के लिए? तो वो यूज़ करता है रैनसमवेयर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, इससे बचने के क्या तरीके हैं? इससे बचने का तरीका यही है कि आप अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखें। ऐसी वेबसाइट्स में एंट्री ना लें जो जिन पे एंट्री लेते समय आपको वार्निंग मिले, ठीक है? चलिए 259 डैश आपके मोबाइल फ़ोन और सिस्टम की जासूसी करने के लिए विशिष्ट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स द्वारा लिखे गए विशेष मालवेयर प्रोग्राम हैं। डी नंबर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके डिवाइस में एंट्री लेते हैं और फिर आपके डिवाइस की सारी जानकारी को अपने मालिक या जिसने उन्हें आपके डिवाइस में भेजा है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ध्यान देंगे, बैकग्राउंड में रन करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते। कई बार क्या होता है कि आप कोई गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, पहले तो जो आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में नहीं है उन्हें इंस्टॉल मत करो। फिर भी अगर आप करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो इंस्टॉल प्रोसेस में बता देता है इंस्टॉल हो गई, लेकिन आप जब जाके मेन्यू में चेक करते तो होती ही नहीं है। तो एक्चुअली वह एक स्पाईवेयर था, या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। इसे आपको सेटिंग में जाके अपने ऐप्स में ढूंढ करके उसे हटाना होगा, और इसके और कई तरीके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 260 आपके ईमेल में मौजूद किसी अज्ञात स्रोत से आई लिंक पर क्लिक करने से आप डैश पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, जो स्वचालित रूप से आपके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर देता है। तो सी नंबर, दुर्भावनापूर्ण साइट। आपके ईमेल पर कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक आ गया है जो जिस पर आपने लिंक पे क्लिक किया, आप किसी वेबसाइट पे पहुंच गए। वेबसाइट, अब देखिए आप किसी वेबसाइट पे जा रहे थे पर उस वेबसाइट ने आपको उठाकर दूसरे वेबसाइट पे फेंक दिया। दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्शन, आपकी दिशा को बदल देना। ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहां गलत मालवेयर्स आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, जैसे कि स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। 261 एक हमलावर आपके डैश से समझौता करने के लिए स्वचालित रूट फोर्सिंग टूल का उपयोग कर सकता है। डी नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड से समझौता करने के लिए स्वचालित रूट फोर्सिंग टूल, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं पर इसका नाम बदल के आया, तो एक बार फिर समझिएगा। हमलावर, अटैकर्स, हैकर्स, जो भी आप कहें, उसके पास एक टूल होता है, एक समझ लीजिए बहुत बड़ी फाइल होती है जिसमें हजारों से लाखों पासवर्ड होते हैं। ऐसे पासवर्ड जो लोग यूज करते रहते हैं, कॉमनली सभी लोग उस पासवर्ड को यूज करते हैं। ऐसे कई सारे कोड होते हैं उसके पास। आप और हम कई बार बड़े सरल सरल पासवर्ड डाल देते हैं जो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। ऐसे ही सरल पासवर्ड का उनके पास भंडार होता है। अब आपके पासवर्ड को को छेड़छाड़ करने के लिए वो इस टूल को एक्टिवेट करते हैं और एक एक करके आपकी जो भी आईडी होती है उसमें हजारों लाखों पासवर्ड लगा के चेक किए जाते हैं। अगर बाई चांस कोई पासवर्ड मैच कर जाता है तो वो आपकी आईडी लॉगिन कर लेता है और आपकी आईडी अंततः आपसे ही छीन ली जाती है। इसलिए अपना पासवर्ड हमेशा इतना कठिन बनाए, इतना यूनिक बनाए कि इसे पासवर्ड फोर्सिंग टूल के द्वारा इसे हैक ना किया जा सके। 262 हमलावर आपके सिस्टम को पिंग करने के लिए विभिन्न बॉट्स ज़ोबी पीसी का उपयोग करेगा और हमले का नाम डैश है। ए नंबर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। चलिए नेक्स्ट 263 निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? ध्यान देंगे, प्रकार नहीं है। तो डी नंबर, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। एंटीवायरस क्या होते हैं? जैसे अभी कुछ समय पहले एक महामारी आई, उसमें वायरस से बचने के लिए हमने कुछ इंजेक्शंस एंटीबॉडीज को अपने शरीर में डाला, तो उन्हें कहा गया एंटीवायरस। उसी प्रकार से जब कंप्यूटर के अंदर वायरस प्रवेश करते हैं, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस भी डाले जाते हैं। एंटीवायरस कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकते हैं। रैंसमवेयर
मालवेयर, स्पाईवेयर, इन सबको आने से रोकते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एंटीवायरस कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अगर आगे हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा तब हम पढ़ेंगे। 264 साइबर कानून सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए ही बनाए गए हैं। बी नंबर असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 265 साइबर अपराध को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सी नंबर 2 प्रकारों में। 266 निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। डी नंबर क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब में लीक होना। ये दोबारा से दोहराया गया क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड का विवरण डीप वेब में लीक कर देना, ये पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एग्जाम्पल नहीं है। 267 निम्नलिखित में से कौन सा हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। बी नंबर की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना। 268 साइबर अपराधियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाता है। डी नंबर किसी भी सिस्टम में भेद्यता की रिपोर्ट करना। देखिए भेद्यता की रिपोर्ट करना थोड़ा सा समझिएगा, जैसे किसी सिस्टम में कोई लूप होल है, भेद्यता यानी कि किसी सिस्टम में कोई कमी है, इस कमी का उपयोग करके इस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट करना, कंपनी को बताना, ये हैकर नहीं करते, क्योंकि हैकर के लिए तो फायदे की बात है। और ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स नहीं करते, जबकि व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं। जिन हैकर्स को सरकार रखती है अपने सिस्टम की जांच कराने के लिए, अगर उन्हें कभी भेद्यता मिलती है तो वह सरकार को बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये कमी है, इसे आप सुधार लीजिए। लेकिन नॉर्मली साइबर अपराधी, यहाँ पे वर्ड साइबर अपराधी है, ये साइबर अपराधियों को अगर सिस्टम में कोई भेद्यता मिलती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो डी नंबर लिखा है किसी भी सिस्टम में भेद्यता की रिपोर्ट करना, तो नहीं करते रिपोर्ट, तो डी नंबर आपका टिक कर दीजिएगा, ये गलत ऑप्शन है। ओके चलिए 269 भारत के विधान मंडल में मौजूद आईटी कानून का क्या नाम है। सी नंबर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। तो इसमें एक आईटी अधिनियम कब आया था ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सन 2000 में। चलिए 270 भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ए नंबर 2000। 271 आईटीए 2000 का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो डी नंबर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंग्लिश में आप कहोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। 272 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 विधेयक के आर नारायण द्वारा पारित किया गया। बी नंबर असत्य। 273 आईटी एक्ट की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर अपराध लिखा है। ए नंबर 65। आईटी एक्ट की धारा 65 के अनुसार किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति बैंक से किसी जानकारी को हैक करके चुराता है तो उस पर धारा 65 लगेगी। 274 किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को चुराने पर भारत में क्या सजा है। डी नंबर 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना। किन किन चीजों में, देखिए किसी संगठन या किसी व्यक्ति के कंप्यूटर के दस्तावेज चुरा लेना, कंप्यूटर से दस्तावेजों को चुराना, उसकी जो इंटेलेक्चुअल संपत्ति है उसको चुराना, सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को चुराना। चलिए इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। जो दस्तावेज है तो क्लियर है आपके कि कंप्यूटर में कई दस्तावेज होते हैं जो व्यक्ति और संगठन के चोरी किए जाएं तो सज़ा हो सकती है। ये संपत्ति कौन सी है, तो संपत्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे उस व्यक्ति ने कोई गेम बनाई या उस व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छी सी फोटो ही खींची, वो फोटो उसकी संपत्ति है, उसने खींची है, उस फोटो पे उसका अधिकार है। आप उस फोटो को उससे नहीं चुरा सकते। किसी पर्वत पहाड़ किसी की भी फोटो हो, वो उसकी है, उस फोटो वो कितनी भी सुंदर हो, उसे बेच के पैसे कमाने का अधिकार उसका है। आप उसे चोरी करोगे तो, क्योंकि वो संपत्ति नहीं है, फोटो तो उसके कंप्यूटर में है, तो यहाँ पे आपको आईटी कानूनों के तहत 3 साल की सजा होगी अगर आप उसकी संपत्ति चुराते हो। फिर आता है सॉफ्टवेयर के कोड चुराना। तो सॉफ्टवेयर कोड पे काम करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी गेम हो, तो इनको चुराया भी जाता है, तो इस पे भी 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। 275 आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है। सी नंबर आईटी अधिनियम 2008। संशोधन कब हुआ था यही पूछ रहा है, यानी कि उसमें मॉडर्नाइजेशन कब हुआ इस आईटी अधिनियम में, तो 2008 में हो गया।
276 भारतीय आईटी अधिनियम 2000 किस वर्ष अद्यतन हुआ? तो बी नंबर 2008 में। 277 भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66 किस प्रकार के साइबर अपराध, इसके कानून और दंड का प्रावधान करती है? ए नंबर किसी भी सिस्टम को क्रैक करना या अवैध रूप से हैक करना। इसके लिए धारा 66। चलिए 278 पूर्व अनुमति के बिना कंप्यूटर तक पहुंच एक साइबर अपराध है जो डैश के अंतर्गत आता है? बी नंबर धारा 66। अभी जस्ट ऊपर वाले में कंप्यूटर सिस्टम को क्रैक करना या हैक करना। अगर आप अनुमति लेके गए हो तो फिर हैकिंग किस बात की है? यहाँ पे लिखा है पूर्व अनुमति, बिना पहले अनुमति लिए आप किसी कंप्यूटर में चले गए तो आपके ऊपर धारा 66 लगेगी, ये अपराध है। 289 किसी भी व्यक्ति की डिजिटल पहचान को तोड़ना या पहचान की चोरी करना आईटी अधिनियम की डैश के अंतर्गत आता है? बी नंबर धारा 66। 280 बेईमानी से वाईफाई एक्सेस करना एक साइबर अपराध है? ए नंबर सत्य। ध्यान से सुन लीजिए, आप किसी का भी वाईफाई बिना उसकी इजाजत के एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके खिलाफ एक्शन लेने पे आ जाता है तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने डाटा जो इंटरनेट है उसका पैसा भरा है और आप उसकी चोरी कर रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। 281 कॉपी डाउनलोड करना खुले सिस्टम से धोखाधड़ी से किया गया डेटा निकालना डैश माना जाता है? डी नंबर साइबर अपराध। कॉपी डाउनलोड करना, बाय द वे यूट्यूब से अगर आप किसी वीडियो या गाने को डाउनलोड कर लेते हो तो ये अपराध है, इस पे सज़ा भी हो सकती है। और शायद मैंने सुना था कि यूट्यूब एक व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा करके उसे 3 साल की सज़ा भी उन्होंने करा दी थी। तो हमारे यहाँ भी इसे अपराध ही माना जाता है, तो किसी की कॉपी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए जब तक वो आपको ऑर्डर नहीं करता है, कि आपको अधिकार नहीं देता डाउनलोड करने का। चलिए 282 कोई भी साइबर अपराध जो आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत आता है, आरोपी व्यक्ति पर लगभग डैश रुपए का जुर्माना लग सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर 5 लाख। 283 यदि कोई आरोपी व्यक्ति भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 में सूचीबद्ध किसी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है तो उसे कितने साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है? आंसर है सी नंबर 3 वर्ष। तो यदि आप आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी धारा में फंसते हैं तो आपको उसके अंतर्गत 3 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आप धारा 66 में फंसते हैं तो आपको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। चलिए 284 कोई भी डिजिटल सामग्री जो कोई भी व्यक्ति बनाता है और समाज को स्वीकार नहीं है, यह एक साइबर अपराध है जो आईटी अधिनियम की डैश के अंतर्गत आता है? बी नंबर धारा 67 धारा 67। ऐसी ऑनलाइन सामग्री जो किसी व्यक्ति ने बनाई जो समाज के खिलाफ है, तो यह किस धारा में आती है? धारा 67 में आती है। अब ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई वीडियोस हो सकती हैं, कई मूवीज हो सकती हैं और कई ऐसे टूल हो सकते हैं जो हैकिंग कर सकते हैं, वो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें धारा 67 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाएगा, उसे बनाने वाले को दंड भी दिया जा सकता है। 285 आईटी अधिनियम 2008 साइबर अपराध विवरण को और अधिक सटीक बनाता है, जहां यह उल्लेख किया गया है कि मतलब आईटी अधिनियम 2008 में साइबर अपराध की अच्छी सी परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा क्या है? यदि कोई डिजिटल स्पष्ट यौन सामग्री प्रकाशित करता है तो आईटी अधिनियम 2008 की डैश के तहत उसे जुर्माने की वैध राशि का भुगतान करना होगा। ए नंबर धारा 67 ए आर्टिकल 67 ए। इसके अंतर्गत ध्यान से देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है यौन सामग्री। ठीक है, यौन सामग्री को अगर कोई वेबसाइट या कोई व्यक्ति प्रकाशित करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, जुर्माना होगा 67 ए के तहत। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें होती हैं भारत में, यौन सामग्री जो होती है इससे बैन किया गया है। जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं तो उन पे कार्रवाई की जाती है, उन्हें इसकी सज़ा मिलती है धारा 67 ए के तहत। चलिए 286 यदि कोई यौन रूप से स्पष्ट प्रकार की डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति को डैश वर्ष की कैद होती है?
डी नंबर 5 साल की कैद होती है। स्पष्ट प्रकार की यौन सामग्री प्रकाशित करने पे 5 साल की जेल है। इस पे कई कैटेगरी होती हैं, सेंसर्ड, अनसेंसर्ड। सो इसमें सेंसरशिप लागू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 287, किसी भी व्यक्ति के निजी अंगों को कैद करने के लिए मॉल और दुकानों में जासूसी कैमरों का उपयोग करना आईटी अधिनियम 2008 की डैश के अंतर्गत आता है। बी नंबर धारा 67। धारा 67 को क्लियरली आप इस तरह से अपने दिमाग में बैठाइए कि ये थोड़ा सा यौन संबंधों से रिलेटेड है। अगर आप किसी की प्राइवेसी को कैमरे में कैद करोगे तो धारा 67 लगेगी। यौन संबंधी सामग्री आएगी, धारा 67 लगेगी। तो ये जो आप दुकानों या मॉल में जो चेंजिंग रूम्स होते हैं जहाँ लोग अपने कपड़े बदल के ट्राई करते हैं, तो वहाँ अगर किसी तरह के स्पाई कैमरा लगे हैं तो जो अपराध हो दर्ज किया जाएगा वो धारा 67 के अंदर दर्ज किया जाएगा और सजा भी होती है। 288, किसी भी व्यक्ति के निजी अंगों को कैप्चर करना, कैद करने के लिए मॉल या दुकानों में जासूसी कैमरे का उपयोग करना आईटी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत आता है और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है। क्या यह सत्य है? तो ए नंबर सत्य है। 289, किसी भी व्यक्ति के निजी अंगों को कैद करने के लिए मॉल या दुकानों में जासूसी कैमरे का उपयोग आईटी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत आता है और डैश की कैद की सजा हो सकती है। तो बी नंबर 3 साल। 3 क्वेश्चन है, मैं एक बार इन्हें समझा देता हूँ। निजी अंगों को रिकॉर्ड कैद करने के लिए मॉल और दुकानों में कैमरे का यूज़ करते समय अगर वो पकड़ा जाता है तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 67 लगेगी। कितने लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है? तो 5 लाख रुपए तक का। कितने साल की जेल हो सकती है? तो जेल हो सकती है 3 साल तक की। चलिए 290, धोखाधड़ी वाले उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग आईटी अधिनियम की डैश के अंतर्गत आता है। डी नंबर धारा 72। आजकल डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, डिजिटल साइन, ठीक है, आप कंप्यूटर में साइन अपलोड किए जाते हैं। इनका उपयोग अगर किया जाए किसी धोखाधड़ी वाले काम के लिए तो कौन सी धारा लगेगी? धारा 72 लगेगी। चलिए 291, सामाजिक नेटवर्क मुख्य रूप से डैश के आसपास व्यवस्थित होते हैं। बी नंबर लोगों के आसपास, क्योंकि जो समाज के नेटवर्क है उन्हें लोगों तक ही पहुंचना है। 292, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है? बी नंबर फेसबुक। मार्केटिंग के लिए फेसबुक सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोकप्रिय माना जाता है। 293, फेसबुक के रैंकिंग एल्गोरिदम का नाम क्या है? डी नंबर एज रैंक। 294, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्लॉग बनाने और सामग्री पोस्ट करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है? डी नंबर उपरोक्त सभी। इसका पहला होगा आपका एक मजाकिया उपयोगकर्ता नाम का उपयोग करना। बी नंबर महीने में कम से कम एक बार ब्लॉग पर पोस्ट करना। सी नंबर सोशल मीडिया अनुकूलन। डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। 295, माइक्रो ब्लॉगिंग से क्या तात्पर्य है? बी नंबर सीमित व्यक्तिगत पोस्ट वाले ब्लॉग आमतौर पर वर्णगणना द्वारा सीमित। देखिए ब्लॉग क्या होते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में इंटरनेट पे अपने अकाउंट में कुछ लिखते हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ फेसबुक का। आप फेसबुक का आपका एक अकाउंट है, आप एक होटल में गए, वो होटल 3 स्टार होटल था, आप उस होटल में गए, आपने खाना खाया, आपको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आप फेसबुक पे जाके अपनी पूरी जो गाथा है वहाँ लिखते हो कि मैं गया था, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने पूरा 2-3 पन्ने लिखे, अपलोड किया, लोगों ने पढ़ा। लोग उस होटल में नहीं जाते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस खराब था, तो लोग सोचते हैं कि हमारा भी एक्सपीरियंस खराब रहेगा। दैट इज़ ब्लॉगिंग। आप अपनी बातों को इंटरनेट पे लिख देते हो अपने अकाउंट में। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 294। अब क्वेश्चन नंबर 295 बोलता है माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? बस वही सारी चीज़ें हैं, पर अब आप 2-3 पन्ने नहीं लिखते हो, 7-8 लाइन या 2-4 लाइन जो भी आप लिखते हो, सीमित वर्णों में लिखते हो, तो यह है माइक्रो ब्लॉगिंग। चलिए 296, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? ए नंबर ऐसी सामग्री बनाना जो सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से आसानी से प्रचार पैदा करना। चलिए 297, किसी मार्केटिंग योजना के मार्केटिंग बजट अनुभाग का विवरण क्या होगा? सी नंबर वितरण पद्धति के आधार पर प्रत्येक विज्ञापन अभियान के लिए अपेक्षित लागत। जो मार्केटिंग का बजट है
वो क्या होगा। तो आपने जितना एक विज्ञापन के अभियान में खर्च किया है, उनकी लागत ही आपकी मार्केटिंग का बजट होगा। आप एक कंपनी के मालिक हो जो टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है, एसी बनाती है। आपने एक बार एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी कि आप टीवी का विज्ञापन करो, उसने टीवी का विज्ञापन कर दिया। एक को जिम्मेदारी ली फ्रिज का, एक को जिम्मेदारी दी एसी का, तीनों ने विज्ञापन कर दिया। तो 3 अभियान चलाए गए, टीवी, फ्रिज और एसी के विज्ञापनों के लिए। तीनों अभियानों में जितना आपका खर्चा आया, उस खर्चे को आप जोड़ लीजिए, वही होगा आपका मार्केटिंग बजट। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 298, फेसबुक के विश्लेषणात्मक पैकेज का नाम क्या है। डी नंबर, इनसाइट्स। इनसाइट क्या होते हैं। आपने फेसबुक पे कोई ऐड दिया या कोई पोस्ट डाला, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि मेरी पोस्ट पे कितने लोगों ने इसे पसंद किया, कितने लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, कितने लोगों ने इसे अपने दोस्तों में शेयर किया, कितने लोगों को पसंद नहीं आया। ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड इनसाइट्स। 299, SMM क्यों आवश्यक है। डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो लागत प्रभावी तकनीकों के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि हासिल की जा सकती है। बी नंबर, इसके परिणाम स्वरूप हमारी खोज इंजन रैंकिंग में सुधार हुआ है। सी नंबर, हम इससे अपने ब्रांड को अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। या डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 300, ऐसे कितने कानून हैं जिन पर SMM ध्यान केंद्रित करता है। तो सी नंबर, ऐसे 9 कानून हैं जिन पर SM ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से हमने डिजिटल अवेयरनेस का पार्ट 6 कंप्लीट किया। इसका अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। इसके बाकी शेष पार्ट्स को आप चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपके रिवीजन के लिए। हिंदी फाउंडेशन के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके देखिए। इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस भी मैंने बना दिए हैं, आपने जाके देख सकते हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।